नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और रिफ्रेश शेड्यूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ इंडियन मार्केट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्लोबल मार्केट। अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आप समझ लो कि 100% मैंने आप ही के लिए बनाया है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर इंडियन मार्केट का यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट से ऐसा तो क्या रिश्ता है कि हमें बार बार ये तीनों मार्केट को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देकर ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहली बात तो यह कि इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, यानी इंडिया आज भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमें आज भी एफडीआईज और एफआईआईज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एफडीआईज मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। आज हिंदुस्तान की छोटी बड़ी पतली मोटी हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंस्टीट्यूशंस का या ये प्रमोटर्स का पैसा तो लगा ही हुआ है। इनफैक्ट मैंने पहले नो प्रमोटर कंपनी वाला एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने दर्जनों भर के कंपनियों के नाम लिए थे और वो सारी की सारी कंपनियां यही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बदौलत आज इंडिया में चल पाई हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई इंडियन प्रमोटर कंपनी भी होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एफआईआईज का पैसा तो लगा ही हुआ है। जैसे आप एचपीसीएल भी ले लो, बीपीसीएल भी ले लो, इनफैक्ट रिलायंस भी ले लो, उसमें भी एफआईआईज का पैसा लगा ही हुआ है। जैसे कि आज हम सॉफ्ट बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो मानो इंडियन स्टार्टअप का भगवान है। ग्रोफर्स, पेटीएम, ओयो, ओला, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे कई सारे और भी स्टार्टअप्स हो जाएंगे जिसमें सॉफ्ट बैंक का मेजॉरिटी स्टेक पड़ा हुआ है। यानी आप समझ जाइए कि आज 100% इंडिया को एफडीआईज की जरूरत है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने वाला हूं और ये लिंक के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये क्लैरिफाई हो ही जाएगा कि हमें क्यों दूसरे कंट्रियों के मार्केट से भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने हाल ही में सॉफ्ट बैंक का एग्जांपल लिया, तो चलिए इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि उबर में सॉफ्ट बैंक का मेजॉरिटी स्टेक पड़ा हुआ है और उबर एक कैश बर्निंग स्टार्टअप है और आज उबर कौन से दौर से गुजर रहा है ये भी हम जानते हैं। और उबर की एक सब्सिडरी जो है उबर ईट्स, ये इंडिया में ऑपरेट करती है और ये भी बहुत बड़ी कैश बर्निंग स्टार्टअप है दोस्तों। और उबर ईट्स को खरीद लिया अभी हाल ही में जोमेटो ने। और जोमेटो ने खरीदा क्यों? क्योंकि जोमेटो को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो इसलिए जोमेटो का फायदा हुआ। और जोमेटो किसकी कंपनी है? जोमेटो में आज इन्फो एज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसका मेजॉरिटी स्टेक है। यानी इन्फो एज का जोमेटो में मेजॉरिटी स्टेक है और इन्फो एज इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। उबर यूएस मार्केट में लिस्टेड है और सॉफ्ट बैंक जापानीज मार्केट में लिस्टेड है। अब ये उबर ईट्स जो एक लॉस मेकिंग सब्सिडरी थी, इसको जोमेटो ने खरीद लिया तो उबर का टेंशन दूर हो गया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ उबर के लिए सामने निकल कर आया। तो इसलिए उबर के शेयर प्राइस में उस दिन दोस्तों बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन आया था। उबर के शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इससे यूएस मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी बात, उबर बढ़ा तो सॉफ्ट बैंक का बहुत ही बड़ा पैसा वीवर्क और उबर जैसे स्टार्टअप में लगा हुआ है, तो सॉफ्ट बैंक को भी इससे इम्पैक्ट हुआ। सॉफ्ट बैंक का भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा जिससे जापानीज मार्केट इफेक्ट हुआ। और जोमेटो में इन्फो एज का मेजॉरिटी स्टेक बढ़ा हुआ है जिससे इन्फो एज का भी शेयर प्राइस उस दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो एक इंडियन कंपनी है। यानी इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट और जापानीज मार्केट, ये एक साइकिल में आपको देखने को तो मिल ही गया। यानी आप यहीं से समझ जाइए कि हमें कौन से मार्केट पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये साइकिल दोस्तों मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स और भी हो जाएंगे जिस पर हमें नजर रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज इंडिया की भी कई सारी कंपनियां हैं जो यूरोपियन मार्केट से अपना रिश्ता रखती हैं, जैसे वेदांता, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी जैसी और भी कई सारी कंपनियां हो जाएंगी जो यूरोपियन कंट्री से लिंक हैं। लंदन में, यूरोप में, चाइना में ये सब कंपनियों का ऑपरेशन चलता है। यानी एशियन मार्केट से और इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट से भी ये कंपनी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। यानी अगर ये दोनों मार्केट में फ्लक्चुएशन आया तो ये स्टॉक को इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी इंडिया के आईटी फर्म्स के बारे में बात करूं, जैसे HCL, TCS, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां हो गई, इनके 40% रेवेन्यू यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। यानी अगर यूरोपियन मार्केट हल्का सा भी गिरा
तो ये सारे स्टॉक को इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में ब्रेक्जिट की न्यूज़ आई थी, जिससे यूरोपियन मार्केट बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गया था, और ये ऊंचाई को देखकर ये सारी कंपनियों के भाव भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ गए थे। जैसे आप यही फोटो में देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियों के भाव कितने ज़्यादा बढ़ चुके थे। यानी दोस्तों ये साइकिल से और ये रिलेशन से हमें क्लियर विजन मिल जाता है कि हमारे स्टॉक आज कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसका आंसर हमें यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट 100% दे देंगे। एंड सेम अप्लाइज टू देम ऑल्सो, यानी अगर इंडियन मार्केट भी गिरेगा तो वहां के कुछ स्टॉक्स को जो यहां से लिंक्ड हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा, वहां के स्टॉक भी चोट खाएंगे अगर इंडियन मार्केट चोट खाएगा तो। अनलेस एंड अंटिल कोई इवेंट ना आ जाए, जैसे इलेक्शन हो जाए, बजट हो जाए, अभी हाल ही में यूएस ईरान का वॉर हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे कोई इवेंट आ जाएंगे तो मार्केट कुछ भी कह सकता है, गिर भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा। ये सारे FIIs और FDIs कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, FIIs का और FDI का इन्फ्लो ज़्यादा हुआ तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऐसी कोई इवेंट बेस्ड न्यूज़ आ जाए तो इसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है